सब्जेक्ट देखिए उसने परफेक्टली खड़ा किया। मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू इन लाइफ वांट टू डाई एज अ लूजर? हिंदी में बोलो, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में लूजर रह करके मरना चाहते हैं? ये चीज क्या होता है ना, ड्यूसॉपियन जो बन जाता है उसके लिए ये तो कट्टा लग जाता है कि आई डोंट वांट टू डाई एज अ लूजर, आई विल फाइट टिल आई विन, है ना? तो अपने आप को डिक्शनरी से करना, लूजर से कनेक्टेड जितने भी पर्यायवाची हैं वो तो कट्टा मार। एक बार आप कट्टा मार दोगे फिर मैं बताऊंगा कि उससे रिलेटेड क्या पैरामीटर्स होते हैं, उनको भी कट्टा मार दो। और जब आप नेगेटिव चीज को काट दोगे तो बट ऑब्वियस है जो रिमेनिंग चीज बचेगी वो पॉजिटिव नहीं बचेगी। क्या कहते हैं फ्रेंड? आप कुछ बैठ बैठिए। तो एक लूज शेप सर आगे सर, ये आगे संजीव जी आगे। तो कोई भी जो है वो लूजर नहीं रहना चाहता लाइफ। सर इसमें बैठो। मैं भी बैठा हूँ, हम लोग की अगर स्लाइड आ रही होगी। क्या रीजन है कि आप लाइफ में लूजर नहीं रहना चाहते? क्या रीजन है आप लाइफ में लूजर नहीं रहना चाहते? लूजर्स की कोई स्टोरी नहीं होती, लूजर्स की कोई वैल्यू नहीं देता। मतलब जिंदगी का बोझ ढाते ढाते वो खत्म हो जाते हैं। और परसेंटेज में अगर आप देखिए तो 90% हमने सोसाइटी में इसी तरह के नजर आते हैं। आपके सराउंडिंग में आप जहाँ रह रहे होंगे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये नहीं मालूम होगा कि उनको जिंदगी में करना क्या है। उनको पता ही नहीं होगा, बस कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, उसके बाद उनको कुछ आइडिया नहीं है। अगर आ गया तो मेरी किस्मत, नहीं आया तो मेरी किस्मत की वजह से ज़्यादा करता है। लेकिन वो जिंदगी में कर क्या रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आज मैं कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा, आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोग अपने जिंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन जो लिखिएगा वो सेल्फ के लिए लिखिएगा, किसी और के लिए न लिखिएगा। क्योंकि अगर आपको वो क्लियर हुआ, डिफाइंड हुआ, तो आप अपने आप को लाइफ में बेटर प्लेस कर सकेंगे और जो लूजर वाला शब्द है वो ऑटोमेटिकली कटने लगेगा। एक कोई भी करियर होता है उसमें कितना समय चाहिए बिजनेस बनने के लिए? ऑन एन एवरेज मैं अभी जनरल आपको सोसाइटी से निकाल के देखाऊंगा कितना। बहुत जनरल क्वेश्चन है। अच्छा हम लेकर के चलते हैं बिजनेस कैसे बनता है? बच्चा जो है मेहनत करता है, एनडीए एग्जाम देता है, एनडीए में सिलेक्शन हो जाता है और वो ऑफिसर के लिए निकलता है। वहाँ पे उसको कहेंगे बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देता है, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, उसमें क्वालिफाई करता है तो वो निकलता है। वो एमबीए करता है, वो आईएएस का एग्जाम देता है, कोई भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव देता है, निकलता है। ऑन एन एवरेज कितना टाइम किसी भी करियर के लिए मिनिमम चाहिए तो वो उसमें देना करता है। ऑन एन एवरेज आप इंजीनियरिंग करते हैं 4 साल, कहीं यानी बाकी प्रिपरेशन टाइम 1 साल 2 साल, कई लोग ड्रॉप ले लेते हैं। प्रश्न है अलग अलग क्राइटेरिया, सबके अलग अलग हो जाते हैं पैरामीटर्स। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन करता है, तो उसमें उसको नॉर्मली 4 से 5 साल लग जाता है। संजय जी से एक सुविधा बात हुई थी। आज की डेट में अगर पेरेंट्स जैसे नर्सरी केजी से बच्चा पढ़ना शुरू करता है, मान लीजिए नर्सरी केजी वाले बच्चे की जो फीस है वो 5,000 है महीने की, आप उसको 12वीं तक पढ़ाते हैं, उसका जैसे जैसे वो क्लास बढ़ता जाता है, टाइम बढ़ता जाता है, उसकी फीस बढ़ती जाती है। जितनी आप उसकी फीस जमा कर रहे हैं बच्चे की पढ़ने की, उतनी ही अगर आप पैरेलली उसके नाम से एसआईपी शुरू कर देंगे ना, तो बाय द टाइम वो क्लास 12 पास करेगा, उसकी एसआईपी में इतना पैसा हो चुका होगा कि उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नौकरी में उसको पैसा मिलता है वो ऑटोमेटिकली एसआईपी से उसको लाइफ लॉन्ग मिल सकता है ना। अब हम लोग
इन्वेस्टमेंट करते हैं इतने प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। ऑन एन एवरेज किसी की भी लाइफ में 5 साल ऐसे होते हैं जिसमें उसका करियर बन सकता है या नहीं बन सकता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है जो अपनी करियर के लिए फोकस होकर के मेहनत करते हैं। फोकस होकर मेहनत, मैंने अभी आपको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का दिखाया था, 6.5 लाख बच्चों ने अप्लाई करा, एग्जामिनेशन प्री का कितने देने गए, 3.5 लाख। बाकी 3 लाख में क्या करा, सिर्फ फॉर्म भरा, गवर्नमेंट के पास पैसे गए और तो कुछ नहीं हुआ ना, उन्होंने मेहनत करी। उनके बीच में कॉम्पिटिशन ही नहीं। कॉम्पिटिशन किसके बीच में है, जो वो प्री के लिए पढ़ाई करते हैं, मेंस के लिए पढ़ाई करते हैं। तो बेसिकली जो कॉम्पिटिशन होता है वो 6.5 लाख में 65,000 का ही होता है। कोई बहुत ज्यादा नहीं, 65,000 बच्चे जो हैं वो मेहनत करते हैं और वो फोकस्ड होते हैं। ये क्राइटेरिया आप लाइफ के किसी सेगमेंट में उठा के देखते हो ना, सब जगह ये यूनिवर्सल लॉ, जैसे हम लोग लॉ ऑफ एवरेजेस होते हैं ना, लॉ ऑफ एवरेजेस हर जगह एक्ट करता है। जैसे मैं अभी आपसे बात करूं, मैं सेशन प्रेफर करता हूं मास्टर्स और क्लासेस का डिफरेंस मैं हमेशा रखता हूँ। मैं मास्टर्स के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं होता हूँ क्योंकि मेरी जो अप्रोच होती है और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैच नहीं होती है। लेकिन जो मास्टर्स में जाता है ना, वहां पे उसको ग्रोथ वाली चीज नहीं मिलती है। पैरेटो प्रिंसिपल काफी लोगों को मैंने बताया, पहले भी मैंने उसको यूज करता है, 80-20 का रेशियो रहता है हर जगह। पैरेटो प्रिंसिपल 80-20 का रेशियो हमेशा होता आया है। मैं 20% में इसलिए जाता हूँ क्योंकि सेल जो होती है वो इस 20% से 80% सेल आती है और उस 80% से 20% सेल आती है। तो मेरा अप्रोच हमेशा जो है लीडर्स के बीच में ज्यादा रहता है, क्योंकि लीडर्स जो है वो स्ट्रक्चर नेटवर्क टीम बनाते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे ये एक्ट करता है, वैसे आपकी लाइफ में भी चीजें एक्ट करनी है कि आप किस जगह पे फोकस होकर कर रहे हैं। बच्चा 11th-12th में कर ले, बच्चा ग्रेजुएशन की बात कर ले, बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर ले, कहीं ना कहीं तो उसको करना होता है। और इन केस गवर्नमेंट जॉब्स में ये समझ लीजिए, आज की डेट में चाहे आप क्लैरिकल के लिए जाइए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए जाइए, किसी भी सेगमेंट के लिए जाइए, 0.1 0.2% के बीच में ही ये रेंज कर रहा है, इसके बियॉन्ड नहीं। और वहां पर सक्सेस अचीव करना इज बिकमिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। रीजन भी, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 60% वहां पे वैसे ही रिजर्वेशन है। अगर 60% वहां पे रिजर्वेशन है, आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो 0.1% में 60% निकल गया, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि व्हाट इज योर चांसेस ऑफ सक्सेस फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप सिर्फ प्रयास करते आ सकते हैं, टाइम निकलता है। मैं दिल्ली में देखता हूँ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने आते हैं। नॉर्मली एक कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन में अगर आप कोटा गए हैं इंजीनियरिंग के लिए या नेट के लिए, जेई के लिए, कितना पैसा लगता है? नेट या जेई की प्रिपरेशन के लिए आप कहीं पर भी प्रिपेयर करते हैं तो साल का कितना पैसा लग जाता है? 2-2.5 लाख लगता है साल का। बच्चा 11th-12th प्रिपेयर करता है, अगर 2.5 लाख लगा तो 2 साल में 5 लाख करना होगा, चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हो चाहे उसकी कर रहे हो। और प्रोबेबिलिटी आप देखो तो 0.1% है। सिनारियो ये चेंज नहीं होना है, ये वर्सन आउट होना है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है और जॉब्स उतनी नहीं क्रिएट होती। इंजीनियरिंग या नीट का अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, तो नंबर ऑफ सीट ज्यादा होती है। उसमें आपके अगर 11-12 लाख बच्चे दे रहे होते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में करीब 2 लाख सीट्स हो जाती है। लेकिन 2 लाख जो बच्चा पढ़ के निकलता है उसमें 80% एम्प्लॉयबल नहीं होता, क्योंकि उसको आता नहीं। तो उसने थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल कराएगी। अभी आप लोग सारे यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, जो भी ग्रेजुएट्स बैठे हैं, वो सच्ची अपने दिल में हाथ रख के बोले, ग्रेजुएशन में उन्होंने 2 साल का कराया कि 3 साल का? 3 साल का। 3 साल में उन्होंने हर साल सीरियसली उस क्लास को पास करने के लिए कितने दिन पढ़ाई करी? 15 दिन। नॉर्मल केसेस में जो ये आंसर है ये बिल्कुल सही है। एग्जाम्स आते हैं, 15 दिन पढ़ाई करते हैं बच्चे, उसकी एक कुंजी होती है 10 क्वेश्चन की
याद करते हैं, 5 उसमें से आ जाते हैं। अगर 3 से 4 उन्होंने सही आंसर लिख दिए तो उनको डिग्री मिल जाती है। अब आप सोचिए, 3 साल की पढ़ाई, 3 साल की डिग्री, पढ़ाई 3 साल में 45 दिन, 45 दिन में आप ग्रेजुएट बन गए हिंदुस्तान के, डिग्री आ गई। अब आपको जो जेल होगी तो अगर MBA हुई तो आपको ग्रेजुएट वाली जेल में जमा करेंगे, है ना? बस इतना डिफरेंस है। लेकिन उसने सीखा है, 45 दिन में आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आपको आप क्या रहा है? आपको कुछ नहीं आ रहा है। रीजन भी कि आदमी की फेक मेमोरी हो जाती है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जिन्होंने वो 15 दिन पढ़ करके 50-60% दे करके आए हैं, अगर वही सेम पेपर उनसे 6 दिन बाद करवाई है तो वो 10-20% देंगे क्लासेस में, सिर्फ 6 दिन बाद। क्योंकि मेमोरी रिसीविंग है, जो वो रटाफिकेशन करा उस टाइम जो ना जाके मूवमेंट करा, पेपर हो गया। लेकिन 3 साल में ग्रेजुएट जो हुए तो उनको आया क्या है? आया कुछ नहीं, सिर्फ डिग्री आई है। शादी के बाजार में लड़की के लिए कहा जा सकता है कि मेरी लड़की ने BA करा, MA करा है, आया कुछ नहीं है लड़की। तो जो सिनेरियो है उसमें आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि स्किल जो है वो अगर एक बार आ जाती है, जैसे अब ये है, अब ये लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये आर्ट इतनी बढ़ रही है, इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इतना यूट्यूब पे आ रहे हैं, एडिटिंग आ रही है, इनकी जो स्किल इन्होंने जो 10th-12th में पढ़ा होगा उसको नहीं याद होगा, लेकिन इन्होंने जो अभी स्किल एक्वायर कर ली है वो इनसे कोई सीख नहीं सकता। तो लाइफ में स्किल इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको राइज करना है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, चीजें नई आती जा रही हैं, आप नई चीजों को सीखते जाइए, आप लाइफ में अपस्किल होते जाइए। और जहां आपने सीखना बंद कर दिया कि मैं PhD होल्डर हूं, मैं PhD होल्डर हूं, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आपसे कहा जाए कि एक 5वीं क्लास का बच्चा है, अच्छा बच्चा है 5वीं क्लास का, उसको बैठा दें और आपको बैठा दें यहीं पे, ठीक है, 5वीं क्लास का और एक PhD होल्डर, और पेपर दोनों को दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इंडिया के ऊपर कुछ लिख करके दिखा, जो भारत देश में जो सबने देखा है। मैं गारंटी करता हूँ PhD होल्डर जो एक पेज लिखेगा उसमें उसके सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक इतनी ज्यादा होगी कि अगर आप उसको नंबर देंगे तो 10 में से 2 नंबर देंगे, और वहीं 5वीं क्लास का बच्चा बैठ करके लिखेगा तो 5 में से 10 में से वो 8 नंबर ले जाएगा। तो स्किल किसकी बेटर हो जाएगी? वो 5वीं क्लास के बच्चे की ज्यादा। तो चीजें हमें आनी चाहिए, और यही रिक्वायरमेंट हमारी सोसाइटी की होती चली जा रही है, जो हमारी सोसाइटी को इंक्रीज करेगी। ये चीज मैं किस लिए आपको बता रहा हूँ, वो मैं धीरे धीरे अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा जब हम अपने एजुकेशन सेक्शन में भी हैं, और हम क्या क्यों हम स्किल के ऊपर फोकस करें। क्योंकि मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ आपके फंडामेंटल को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जब भी मार्केट में जाएंगे तो आपके पास इतनी वर्ड पावर और लॉजिकल पावर होगी कि आप किसी से भी बात करेंगे और लॉजिकल ग्राउंड आप उससे बात करेंगे तो सेल दे आना चाहिए, लेकिन ये कहेगा बंदे को अपना कॉन्सेप्ट मालूम, उसको ये मालूम है कि क्या सिनेरियो है, क्या सही है, क्या गलत है, दोनों पीछे चले जाओ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। और अगर आप उसको समझ में आ गया व्यक्ति तो वहां पे देर सवेर वो सेल कन्वर्ट होती ही। तो ऑन एन एवरेज 5 साल का ऐसा समय होता है, वो जिंदगी की कभी भी हो सकता है, चाहे वो 11th-12th के बाद हो, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हो, चाहे नौकरी में आने के बाद हो, जहां आदमी अपना करियर बना सकता है, अपनी ग्रोथ दे सकता है, अपने को जम दे सकता है। 40 साल में भी होता है, 45 साल में भी होता है, लेकिन वो फोकस्ड 5 साल वाला चाहिए, और वहां पे स्किल आपको कैरी करती है, नॉन स्किल नहीं कहीं भी कैरी हो पाता। लोग जब हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल का आएगा तो मैं एक चीज और भी बताऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट 6 महीने में आपने किस तरह से अपनी वर्किंग करी, अब ये सेशन यहाँ पे बहुत लंबा हो जाता है, जब मैं आप केवल 6 मंथ की वर्किंग की बात करूं, आप जो भी वर्किंग करें अगर आपने लिखा है और हम उसका ग्राफ निकालें तो
उस आपने जो वर्किंग बेसिकली करी है, जिस ट्रेंड में आपने करी है, उसमें क्या आपकी वर्किंग का ग्राफ वो ऊपर जा रहा है, स्टैंडर्ड है कि डिटोरिएट है, जो भी आपने वर्किंग करी, उससे आप निकाल सकते हैं कि आपकी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है। कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर ही नहीं रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको 90% मार्क्स आ सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन होती है, और जो बच्चा पढ़ रहा होता है उसका पड़ोसी भी आगे कहता है इस बच्चे को तो आ ही जाएंगे, फिर वो घर जाके से देखता है तो बच्चा कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, कुछ डिस्कस कर रहा होता है, कुछ आर्टिकल्स देख रहा होता है, कुछ नहीं हो तो ऐसे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे देख रहा होता है जो उसको बिल्डअप करेगा। अप्रोच वाली चीज जो है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तब आता है जब आदमी कंफ्यूज स्टेट में हो जाता है कि क्या आप मार्केट में जाकर के मिलेंगे, किसी से भी मिलेंगे, उससे पूछेंगे कि आप ग्रो करना चाहते हैं, आपको आंसर मिलेगा यस। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन था, डू यू वांट टू डाई एज अ लूजर, तो कोई यस नहीं बोलेगा, उसमें सबको बोलेगा। और आप अगर उससे माध्यम पूछिए कि आप विनर निकलना चाहते हैं तो आपके पास मीन्स क्या है, 99% लोगों के पास मीन्स नहीं होता। आपको अगर वहां पे उसको लाइफ में मीन्स, जिसमें एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आता है, अगर आप उसको उससे सही तरह से इंटरैक्ट करना सिखा देते हैं तो आपकी सेल कन्वर्जन बहुत आसान होता है। क्योंकि आप यकीन मानिए 99% लोगों को जीवन में पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है और कैसे आगे बढ़ना है, और जब तक मालूम नहीं होगा ना वो उसके लिए स्ट्राइव ही नहीं करेगा। अब कोई बच्चा है जिसको इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है और बिट्स पिलानी है, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT जिसे बोलते हैं, ये 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें प्लेसमेंट जो है वो NIT या IIT से बेटर होती है, कुछ तो IIT से भी बेटर ले जाते हैं। लेकिन जब बच्चे को पता ही नहीं होगा कि बिट्स है या वेलोर है VIT है, तो वो उसके लिए प्रिपेयर ही कहाँ करेगा, परसेंटेज में नहीं मालूम होती है। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में 99% लोगों से आप जब मिलेंगे तो उनको उसकी ग्रेविटी नहीं मालूम होगी। आप जब उनको बताएंगे, चीजें क्लियर करेंगे, तो बट ऑब्वियस है ज्वाइनिंग एज पर लॉ ऑफ एवरेजेस आपके पास आएंगे, लेकिन आप अप्रोच करना पड़ेगा। अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आती है। ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए अभी है, अभी करके दिखाएंगे। मैंने इसको एक ऑप्शन बड़े में करा हुआ है, ये देखिए। आप अपने जीवन में 24 घंटे किस तरह से निकालते हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप ऑनेस्टली उसको आंसर कर रहे हैं, लेकिन इस सेशन का आपको सार मिलने वाला है। इस सेशन का सार मिलने वाला है। संजय जी कितना ही बता दें, मैं कितना ही बता दूं, लेकिन तब तक नहीं क्लियर होगा जब आप खुद इंट्रोस्पेक्शन अपना नहीं करेंगे। क्योंकि आप जो कर रहे हैं आपको लग रहा है आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो मैं यही सिंपल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऑन एन एवरेज आप अपना 24 घंटे कैसे निकालते हैं। अगर वो आप लिख लें तो मैं अभी आपको सोल्यूशन देने के लिए तैयार। क्योंकि सेल्स से बात करना जो है ना वो सबसे डिफिकल्ट काम होता है। सही है, क्योंकि खुद नहीं बोल सकता। राइट। अपलाइन से, डाउनलाइन से, किसी और से तो जितनी मर्जी छोड़ दो कोई कदर नहीं होता। मीटिंग घुमाते रहो, हाँ सर बहुत बढ़िया हो रहा है सर, बहुत हम कर रहे हैं सर, तैयारी चीजें चलती रहती है। लेकिन अभी मैं तो सिंपल आपके तरफ क्वेश्चन दिखा है ना, हाउ डू यू स्पेंड योर 24 आवर्स। कुछ चीजें हैं जो सब में कॉमन होगी, कुछ चीजें सब में ही कॉमन होगी। हाउ डू यू स्पेंड योर 24 आवर्स ईच डे। तो हम आपकी प्रोडक्टिविटी अभी निकाल देते हैं कि आप कितना ग्रो कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। राइट सर। 24 घंटे का थोड़ा सा लिख करके देखिए
फिर मैं कुछ आंसर्स लूँगा, फिर उसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताऊँ, स्टूडेंट का अप्रोच डिफरेंट होगा, हाउस वाइफ का डिफरेंट होगा, जॉब गोअर्स का डिफरेंट होगा, रिटायर्ड पर्सन का डिफरेंट होगा, क्योंकि सबका अपना अपना एक पैरामीटर होता है लाइफ का। अब स्टूडेंट जो होगा वो खेलना अपना इंक्लूड करेगा कि मैं वीडियो गेम खेलने लगा हूँ, चाहे बाहर जाकर के बच्चों के साथ खेलने लगा हूँ, वो एक रिटायर्ड पर्सन नहीं करेगा। या हाउस वाइफ जो है वो फुटबॉल खेलने या क्रिकेट खेलने नहीं जाएगी। हाउस वाइफ क्या करेगी, वो उसका अपना पैरामीटर हो सकता हो, अगर शादीशुदा हो तो उसका टाइम काफ़ी जो है वो रिलेशन में बात करने में आता हो कि मेरे को अपनी मदर से, सिस्टर से, कजिन से दिन में इतने घंटे बात करनी है, या मेरे को पड़ोसन से इतनी देर बात करनी है, या मेरा टीवी सीरियल का टाइम फिक्स है, मेरे को अनुपमा बहुत पसंद है, मैं मिस नहीं कर सकती, चाहे बाथरूम में हूँ तब भी मैं अपना मोबाइल चालू कर दूँगी, उस पर आ ही जाता है। तो अपना अपना डेलिब्रेटिव होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आप सिंपल अगर अपना 24 आवर्स लिखिए तो मैं अभी आपको सोल्यूशन बता सकता हूँ कि आप सही ट्रैक में नहीं करेंगे। आप जो काम कर रहे हैं आप उसके हिसाब से लिखिए, आप जो 24 आवर्स में करते हैं आप सिर्फ वो लिखिए, क्योंकि हर एक का डिफरेंट आता है, सेम नहीं हो सकता। अब जो भी कर रहे हैं वो आप 24 आवर्स अपना लिखाई लिखेंगे। और कॉमन आंसर्स तो मैं आपको पहले बता सकता हूँ, स्पेसिफिक बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन वो हम जनरलाइज कर सकते हैं। लिखा? लिखो 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 लिखो, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी अभी कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही। मान लो कोई जो है किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट है, उसका टाइम जो है उसी की याद में निकल रहा हो, भाई मैं इमोशनली कनेक्ट हूँ और मेरा फोन आज नहीं उठाया, तो मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। क्या हम सोशल मीडिया में मैंने अपना फोटो डाला, उसने लाइक क्यों नहीं करा, अगर लाइक नहीं करा तो क्या लफड़ा है। तो हो सकता है सबका अपना अपना होता है, मैं तो सिंपल एग्जाम्पल्स की तरह बात कर रहा हूँ। अगर आप अपना 24 घंटा लिखिएगा तो आपको क्लैरिटी और थॉट आएगा कि आपकी यूसॉफ्ट में कितनी ग्रोथ हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती। उसके लिए आपको अपलाइन से बात करने की जरूरत ही नहीं है। अपलाइन आपको कोई वो ऐसी बुद्धि नहीं मिला सकता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें से देखो आपने जो भी लिखा है इसमें एक सब में कॉमन होगा कि मैं 7-8 घंटा सोता हूँ। राइट सर। है नहीं? सारे लोग सोते हैं, तो ऐसा तो है नहीं जो मोदी जी की तरह 3-4 घंटा सो करके सारे काम बहुत ही एफिशिएंटली कर रहा हूँ। जब तक 2 GB डाटा खत्म नहीं होता है तब तक सोते लिखिए। हाँ, वो वाला आपका पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और कई बार दो सिम कार्ड्स होते हैं तो उनका दो भी बच सकता है। या रात को वेबिनार के लिए डाटा नहीं बचता। अरे कई लोगों के यहाँ तो मिक्स बनते हैं कि पति पत्नी है, एक बेडरूम में है और ऊपर बोर्ड लगा हुआ हम लोग हमारे लोग, तो पति पत्नी एक बेड की साइड लिए हुए हैं, चार्जर लगा हुआ, हाथ के अंदर दोनों का मोबाइल है, तो एक ही रूम में है, सोशली कनेक्टेड है, उसने लाइक करा, हमने लाइक करा, वहां पे तो चल रहा है, लेकिन बेडरूम में होकर के बात नहीं हो पा रही है। तो अलग अलग डेरिवेटिव्स के साथ वर्कआउट हो रहा है। तो आपका जो है एक तो कॉमन आ गया होगा कि आप 7-8 घंटे की नींद लेते हैं। दूसरा, आप रोज स्नान करते हैं, डेली एक्टिविटी सबकी है, वो डिफरेंट पार्टिस में हो ही नहीं सकता। जो आदमी पर्सनल केयर के लिए, पर्सनल हाइजीन के लिए वर्कआउट करता है वो हर एक का है, वो टिक मार्क सबका ही होगा। अब उसके बाद आप बताइए कि आप लोग क्या करते हैं। ये वाला तो कॉमन क्वेश्चन हमने निकाल दिया। अब इसके बियॉन्ड क्या करते हैं, इसके बियॉन्ड क्या करते हैं, मैं बोर्ड पे लिखता जाता हूँ, आप जो मेरे को बताएंगे।
कितना लग जाता है टाइम? अलग 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 डेज में ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे, अलग टाइम पर क्लासेस होती है। एक 24 घंटे का हम निकाल रहे हैं उसमें 4 आवर्स। अब ये इनका 4 आवर्स है। कितने लोगों का रोज 4 घंटे वेबिनार में लगता है? सबका नहीं लगता होगा, नॉट एवरीबॉडी, सबका नहीं लगता होगा। उसमें आप लेडीज में बोल सकते हैं कुकिंग, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वो उनका उसमें 3 सेशंस होते हैं उनके, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो बनाना है। वो उसमें वो उनका 2 बहुत ज्यादा खाना बनाते हैं, हलवाई वाला है क्या? 1 घंटा ज्यादा हो जाता है नहीं? अच्छा, मैं इसमें बैलेंस कर सकता हूँ क्योंकि ये इससे आंसर निकलेगा। और एवरेज लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट में कितना एक डेली का टाइम निकलता होगा? मतलब ऑनेस्टली जो फोकस हम करके वर्क कर रहे हैं, नॉन फोकस की बात नहीं कर रहा हूँ, फोकस करके कर रहे हैं। ऑन एवरेज आधा घंटा पर सेशन। चलिए हम कंसिडर करते हैं आधा घंटे में हमने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया, आधा घंटे में, क्योंकि कई लोगों को शॉपिंग भी करनी होती है, कई को डिनर बना करके टेबल पे भी लगाना होता है और टेबल के बाद उसको वाइंड अप भी करना होता है रात में। तो लेट्स टेक इट 3 आवर्स। तो ये हर लेडी का, जो मैरिड लेडी है उसका 3 घंटा तो यहाँ गया ही गया। स्लीप में 8 घंटे गए। कुछ लोगों के साथ चैलेंज होगा जिनको 7 घंटा या 6 घंटा लगता हो सकता है उनके हस्बैंड जल्दी जाते हो, बच्चों के साथ या वाइंड अप करते करते देर हुई और सुबह उठ करके फिर तैयारी शुरू होगी, तो उनका स्लीप टाइम जो है कई बार वो रात में अगर कम हो रहा है तो दिन में 1-1.5 घंटा सो गई। तो एवरेज आउट समथिंग इज अराउंड 8 आवर्स, ये नॉर्मल है, ठीक है। और किस चीज में जाता है? एक सबसे जरूरी जो सबके पास होगा वो होगा, हाँ, अब ये अभी इन्होंने आंसर करा, मोबाइल आवर्स उतने होते हैं जब तक डेटा चलता रहता है। जिसका डेटा खत्म हो गया उसने बोला बस अब मैं नहीं चल सकता, तो ठीक है, ओके, गुड नाइट, सर्विस होती है। एक प्रॉब्लम सर एक आती है हाँ, कि मैं रात को जब तक मोबाइल बात करके दिखता है, नींद नहीं आती, और सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल पकड़ते तो डेटा आ जाता है 12 बजे के बाद। हाँ, वो फिर रात सुबह कब उठेगी पता नहीं, मतलब मोबाइल फिर छोड़ दे तब जाके उठता है, कहीं ऐसे ही सही बात है। और जिन लड़के लड़कियों का यूं चल रहा होता है उसका नाइट टाइम 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का चलता है ना, क्योंकि अब उसमें डेटा नहीं लगता और कोई फालतू रिकॉर्ड भी है, टाइमिंग नहीं होती, तो उनकी पूरी नाइट उसी में खत्म होगी, तो दिन की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। सबके अलग अलग केसेस है, सबके अलग अलग। इसीलिए मैंने पूछा कि आपका पर्टिकुलर क्या केस है, क्योंकि हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। फिर सेशन लंबा हो जाएगा, मैं ज़्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ, ये इंडेप्थ वाला है। मोबाइल जनरली 3 घंटा, सोशल मीडिया, इसमें सबका यही टाइम जाता है सोशल मीडिया में। तो मोबाइल टाइम में क्या करें, हम सोशल मीडिया में ले लें तो आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गए, तो ज़्यादातर आजकल कनेक्शन हमने हटाया, सब यूट्यूब ही देखते हैं तो टीवी के ऊपर। और किस चीज़ में टाइम आपका खर्च होता है? 2 घंटे चुगली करने। ये जेंट्स के लिए बोल रहे हैं, लेडीज के लिए बोल रहे हैं? अच्छा, जेंट्स भी चुगली करते हैं, जेंट्स की नहीं बताएंगे। चुगली सेशन ऑफ द डे, ये तो बड़ा गड़बड़ वाला है। अच्छा, 2 घंटे अपने अपलाइन की पहनना बजाए, हाँ, फिर डाउनलाइन भी बजाए, वो फिर उसका रिवर्स होगा, डाउनलाइन हो जाएगी, सही है, फिर सही है। वो डाउनलाइन फिर अपलाइन की हो जाएगी। तुम्हारा मेजर टाइम इसी में निकलेगा। बिल्कुल। और जो आपने लिखा है आप उसी के हिसाब से बताएं, तो मैं सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ूंगा। हाँ, सेल्फ स्टडी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल बहुत जरूरी है, सेल्फ स्टडी। अब वो डिपेंड करता है किस क्लास में, किस प्रिपरेशन में है, वो सब चीज़ें उससे कनेक्ट होती हैं। एग्जाम टाइम के पास में तो 10 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, जब एग्जाम नहीं है, छुट्टियाँ चल रही तो उसका तो मैंने बात टोटल ये करी कि जो जिस डोमेन में है उसके हिसाब से उसका
वर्किंग शेड्यूल बनता है, लेकिन हर एक का जो 24 घंटा होता है वो उसको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इसी 24 घंटे में आती है। समय निकल जाता है, ये 24 घंटे किसी के लौट के नहीं आ रहे, हमारे भी जो है ये आज के 24 घंटे फिर वापस नहीं आएंगे। कुछ कहना चाहते हैं? सर बाकी टाइम का तो हाँ बताओ। बाकी टाइम फैमिली को वर्किंग करने में जब ट्रैवलिंग करते हैं उसमें निकल जाता है, ठीक है। और आधे टाइम फिर मीटिंग में निकल जाता है। जैसे कि गुरुदेव ने एक बात बोली कि चुगली करने में, फिर अधिकतर लोग सर फील्ड में जब फ्री टाइम रहता है फालतू की बातें करते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं लीडर में नहीं ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही है, यही चीज़ है। एक बार यहाँ पर रुकूंगा। कोई वर्किंग करने के लिए दिल्ली से मथुरा तो जा नहीं रहा है। हाँ, वर्किंग करने का वर्किंग का एरिया कितना होगा? आदमी दिल्ली से घर से निकल के मथुरा जाके प्लान करके वापिस आ रहा है, तो एक समझ में आता है इतना डिस्टेंस। आदमी जहाँ जाता क्या करता है, अपने एरिया में कितना एरिया में घूम सकता है? 50 किलोमीटर के दायरे में घूमता है, हाँ, इससे ज़्यादा नहीं घूमता। अगर 50 किलोमीटर अगर घूमना है तो मतलब जहाँ जाता 1 घंटा मान लो, 1 घंटे ज़्यादा टाइम ट्रेवलिंग में नहीं लगता। तो जो भी लगता है ट्रैवलिंग है तो है। एक घंटा नहीं, आई कंसेंट नहीं हूँ, वो तो जो जिस डोमेन में है उसके हिसाब से चल रहा है। अब मेरे जो सजेशन या सोल्यूशन की तरफ हम करते हैं, ठीक है? स्लीप फॉर 8 आवर्स, इट इज यूनिवर्सल फॉर एवरीवन। दूसरा क्या है, फोकस ऑन योर वर्क, 8 आवर्स, फोकस ऑन योर वर्क। बच्चा है तो पढ़ाई, ठीक है? अगर जॉब वाला है तो वो जॉब, और बिजनेस वाला है तो वो फोकस। यहीं पे हम लैगिंग रहते हैं जहां पे रिजल्ट हमें नहीं आता। स्टडी, ऑफिस या जॉब और बिजनेस। अब ये हमारा 8 घंटे और 8 घंटे 16 हो गए, बच्चे 8 घंटे। ऑफिस वाला सवेरे चला गया, शाम को आया। बिजनेस वाला जैसे इन्होंने बताया उसमें फोकस, क्योंकि फोकस मीन्स फोकस। क्योंकि अगर आप अपने आप के साथ अपने वर्क से प्यार, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। जो जिस भी डोमेन में है आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी ग्रोथ में उसकी ग्रोथ तभी आ सकती है। जो ये अगले 8 घंटे हैं, इसमें सजेस्टेड है वो डेली एक्टिविटी जो आदमी अपना लेकर कार्य करता है उसमें 1 घंटा होना है। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर हम फिट नहीं हुए ना तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एनी वर्क, मेंटल फिजिकल जो भी है उसके लिए फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेडिकेटली अपने आप को, चाहे आप वॉक कर लो, चाहे योगा कर लो, चाहे कुछ कर लो, ये आपकी सुबह उठने के बाद की एक्टिविटी है। इसमें आपने मोबाइल नहीं छुआ, और नहीं अगर छुआ है तो ये आपको टाइम मिल सकता है। लोग अपनी फैमिली के साथ होते हैं लेकिन फोकस नहीं होते। टेकन फॉर ग्रांटेड फैमिली को लेकर के चलते हैं कि ठीक है हो जाएगा। आप बच्चों के साथ हैं, आप भाई के साथ हैं, आप पेरेंट्स के साथ हैं, आप ब्रदर सिस्टर के साथ हैं, इसमें जो भी करिए वो फोकस होकर के। आप क्वालिटी टाइम किसी को भी अगर आधा घंटा भी देते हैं तो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बजाय आप एक ही रूम में आप 8 घंटे रहें और कम्युनिकेशन जो है आपका आधे घंटे का रहें। अगर नहीं होगा तो वो प्रोडक्टिव कभी नहीं हो सकता। तो अभी आपके ये 8 घंटे से 4 घंटे निकल चुके हैं। किसी भी डोमेन में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, किसी भी में हो, स्किल्स आप अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ग्रोथ नहीं आएगी। स्किल्स तभी जब स्किल्स के ऊपर आप वर्कआउट करें। जैसे इन लोगों का काम ये है, ये यूट्यूब पे नई चीज़ें, नए एडिटिंग, नए सॉफ्टवेयर, नए टूल्स, AI इस टाइम इतना ज़्यादा इनके डोमेन में वर्कआउट कर रहा है, उसकी स्किल्स ये अगर सेल्फ लर्निंग पे करेंगे, इनकी पारितोष ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ वर्क इनका बढ़ता जाएगा। उसी तरह से आप लोगों का आप जिस डोमेन में हैं उसमें अपने आप को एक इम्प्रूव्ड वर्जन रोज बनाते जाएंगे तो आपका अपने आप ऑटोमेटिकली चीज बढ़ती रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया। अब आप इससे दूर नहीं रह सकते। कोई ये कहे कि मैं सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हूँ तो वो कहीं ना कहीं झूठ बोलता है। सोशल मीडिया एक
इंटीग्रल पार्ट हो गया है, लेकिन हम उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं या डिस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। हम अगर उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं, वो हमें हेल्प आउट कर रहा है, हमें वर्कआउट कर रहा है और हमारी ग्रोथ में सेल्फ लर्निंग और सोशल मीडिया में मैं तो इसमें ये कहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। अभी आदि पुरुष आई है, वैसे बड़ा क्रिटिकल हुआ है, लेकिन बच्चों को अगर रामायण से रिलेटेड कोई मूवी देख करके आते हैं तो उसको कोई बुराई नहीं, यू शुड शेयर। अब हम करीब करीब अपने 8वें घंटे के अंत तक चल रहे हैं और ये जो 8वें घंटे का अंत मैंने करा है, ये सबसे डिफिकल्ट वाला फेज है। सबसे डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि शायद ही आप लोगों में से कोई ये फेज को करता हो। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या मतलब? अपना खुद से बात, जो इंट्रोस्पेक्शन की मैं चीजें आपको कराने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, आधा घंटा से 1 घंटा लीव एवरीथिंग, लीव योर मोबाइल, लीव एवरीवन, और सिचुएशन में बैठ करके अब वर्कआउट करो कि आपने आज क्या प्रोडक्टिव करा, क्या नहीं करा और कल आपको क्या प्रोडक्टिविटी करनी है। अगर आप इसको करोगे, आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू होगी। आदमी इसको बिल्कुल नहीं करता, सबसे डिफिकल्ट ये है, सबसे डिफिकल्ट क्योंकि उसको लगता है कि जो को कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए अगर वो पढ़ते हैं, ये आधा घंटा वो वर्कआउट करते हैं कि आज मैंने क्या क्या करा, उसको लिख लिया और नेक्स्ट डे मुझे ए वाले चैप्टर्स किसी सब्जेक्ट के करने, अगर उसको लिख लिया तो डे जैसे शुरू होता है उनको स्ट्रीमलाइन रहता है कि मैं आज मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स में लाइट चैप्टर उठा रहा हूँ, मैं केमिस्ट्री में ये वाला कर रहा हूँ। तो उनका अगर सेल्फ वाला होगा ना, तो उनकी नेक्स्ट डे की जो भी वो मेहनत कर रहे हैं उसकी उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बेटर होती है। तो ये जो आधा घंटा आप अपने आप को देते हैं, चाहे आप नेटवर्किंग में हैं, आप सेल्फ एनालिसिस जब करते हैं ना, तो आपको पता लगता है कि कितना आज आपका प्रोडक्टिव रहा और कितना आप कल क्या करने वाले हैं, उसका समीकरण। तो आपको एक डायरेक्शन आप खुद अपने आप को देते हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप जुडिशियसली इन चीज़ों को करेंगे तो आपकी ग्रोथ होना 100% होगा। आप नहीं करेंगे तो जो हो रहा है वो अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा, उसके अगले साल भी होगा। आप क्रिटिसाइज अपलाइन को कर सकते हैं, कंपनी को कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को कर सकते हैं, भगवान को कर सकते हैं कि मेरे जीवन में अच्छा क्यों नहीं हो रहा। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज डूइंग द थिंग्स इन राइट वे, इन राइट डायरेक्शन। तो आई होप मैं आपकी जिंदगी में आज कुछ 1-2% का उछाल लेकर के आया हूँ। अगर आया हूँ तो आई नीड अ गुड राउंड। बिल्कुल नहीं आ रही सर। अगर नहीं आए तो फिर मैं आप लोगों से पहुँच रहा हूँ और मैं कोशिश जो कर रहा हूँ, क्योंकि एक और अगला वाला स्लाइड है वो और डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है। ये तो मैंने आपसे आप ही को मिलाने की कोशिश करी है। इसमें मैं नहीं था, सिर्फ आप ही आप थे और आपके 24 घंटे थे, और वो अगर सही हम कर लेंगे तो हमारी जिंदगी ऑटोमेटिकली सही होने शुरू हो जाएगी, राइट। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अब इसमें मुझे संजय जी का साथ चाहिए होगा। मैंने आपको पहला सेशन में शुरू करा था कि AI जो है वो हमारी जॉब्स खाते जाने वाला है और आने वाले टाइम में जो AI को अपने डोमेन में यूज करेगा उसकी ग्रोथ होगी और लोगों की जॉब जाने वाली है। 30 करोड़ लोगों की जॉब जाने वाली है अगले 5 साल के अंदर। आप देखिएगा बेरोजगारों का बाजार भरने वाला है। रीजन क्या है? जितने बेसिक लेवल के काम होते हैं दिल्ली, मतलब जितने मेट्रो सिटीज में हैं या जो आज की डेट में जॉब्स की बात करते हैं, वो सब ऑटोमेशन के ऊपर जा रहा है। जो कंपनी प्रॉफिट्स के लिए वर्क करती है, कंपनी पैसे देने के लिए नहीं करती। और AI जो यूज होगा वो ना छुट्टी लेगा, ना थकेगा, ना बीमार होगा और ना आपसे कंप्लेन करेगा, ना इंक्रीमेंट की बात करेगा। ह्यूमन होगा वो करेगा। तो
एआई जो है हमारे हर सेगमेंट जो बेसिक वाला है उसके ऊपर चढ़ने वाला है। और ये समझ लीजिए, मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बताया था हाँ नहीं, यस सर, बताया था। डायरेक्ट सेलिंग क्यों? देखिए स्टार्टअप है या बिजनेस है वो एआई नहीं कर सकता। एआई आपको उसको करने में हेल्प आउट कर सकता है, लेकिन वो अब एआई के लिए मुझे पानी दुकान खोल के दिखा नहीं बोल सकता, वो sell out easily कर सकता है। वो उसके प्रोसेस, जैसे मिठाई की दुकान है उसमें वो प्रोसेस को फास्ट कर सकता है, उसकी मेकिंग में, उसके पैकिंग में, उसकी डिलीवरी में, लेकिन वो मिठाई की दुकान नहीं खोल सकता। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में एआई जो है वो हैम्पर नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक स्टार्टअप है और ये एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप को एआई कभी ओवरपावर नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरैक्शन है। संजय जी आपके लिए सबसे पहला पॉइंट, आप कहीं पर भी जाते हैं जो एआई भी कर सकता है वो है कि आप किसी ह्यूमन से इंटरैक्ट करते हैं। ह्यूमन से इंटरैक्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? इमोशनल कनेक्ट। आप किसी के पास गए हैं, उसने अगर आपको टाइम दिया है, आप वहाँ बैठे हैं और उससे बात कर रहे हैं, वो आपकी सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ इमोशनल कनेक्ट है, तभी आप वो टाइम दे रहा है, बैठे हैं, अदरवाइज टाइम नहीं मिलेगा। ये एआई नहीं कर सकता। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो एआई नहीं कर सकता है, वो इमोशनल कनेक्ट। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं चैट जीपीटी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी आजकल सबको चैट जीपीटी के बारे में मालूम है या बाढ़ के बारे में मालूम है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, एआई टूल्स जो हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन एक बिजनेस को स्टार्ट करने में एआई अब नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का अब जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, क्योंकि लोगों की जॉब जाएंगी, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव लाइफ में सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा, प्लस जो उसको कैरी कर रहे होंगे वो डायरेक्ट सेलिंग को अपने करियर के साथ लेके चलेंगे कि पता नहीं किस दिन कंपनी में मैं जाऊं इंक्रीमेंट की बात करने, बॉस बोलेंगे इंक्रीमेंट तो नहीं होगा तुम्हारा, मैंने जॉब से निकाला नहीं, यही समझ लो तुम्हारा इंक्रीमेंट। और फिर उसके बाद अगर उसने स्किल नहीं डेवलप करी होगी तो उसको अगेन जॉब लेने में बहुत टेंशन होगी, क्योंकि उसकी स्किल्स डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से वो कहीं पर भी सेटल डाउन हो सके। पहला इमोशनल कनेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बगैर इमोशनल कनेक्ट हुए आप किसी की सेल के ऊपर वर्कआउट नहीं कर सकते। दूसरा, आप किसी से भी मिलते हैं, वो अगर आपकी सुनता है तो कहीं ना कहीं उसकी होप जागृत होती है कि उसके लिए कुछ बेटर आप कर रहे हैं। इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालो। जब हम लोगों से मिलते हैं, फाइनल बैठ करके बात करते हैं, वो हमारी सुनता है, तो उसका ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहले होप सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। ये मेरी नज़र से मैंने इसको एक सिंक्रोनाइज करा है, तो होप कितना इंपॉर्टेंट होता है एक सेल के लिए। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो पता ये होना चाहिए। अभी एक वहाँ से लेता हूँ, जब सब कह रहे हैं कि स्किल जो नौकरियां जानी है, स्किल के ऊपर बात कर रहा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप भी बाहर होने वाले हो अगर आपके अंदर स्किल नहीं हो। किसी भी बंदे के पास में आप जब जा रहे हैं और उसके पास में जब बैठ रहे हैं, जब तक अपनी बातें उस तक टच ना करें, उसको ये महसूस ना हो कि ये बंदा मेरे यहाँ देवता के रूप में आया है, मुझे फंसाने नहीं आया, अपने देवता के रूप में आया है, जब तक ये उसके अंदर आशा आपको जगानी पड़ेगी। मतलब जिसको आपके कई सीनियर कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कितना दम है ये मायने नहीं करता है, परंतु उसको क्या फायदा हो सकता है ये बात करना बहुत जरूरी है। और जब हम उसके फायदे की बात करते हैं तो उसके अंदर एक आशा पैदा होती है कि अरे यार ये बात बिल्कुल सही है। और वो क्योंकि हर हिंदुस्तानी बड़ा इमोशनल बंदा होता है, और अगर जहां उसके ड्रीम को टच करते हुए, उसके रिक्वायरमेंट को टच करते हुए अगर हम बात करें तो वो उसके अंदर धीरे धीरे वो इमोशनल जागृत होगा ही होगा। ये करना बहुत जरूरी है। ये शादी के लिए भी है। आप जा करके किसी भी लड़के से शादी की बात करते हैं, लड़की से शादी की बात करते हैं, तो पहले वहाँ पे इमोशनल कनेक्ट होता है। अगर सही लगा उसकी बॉडी लैंग्वेज, फ्रीक्वेंसी, उसके देखने का, उसके जेस्चर, तो ही आप कहते हैं कि यार आगे का मामला बात कर सकते हैं।
अगर लड़की को उसकी बॉडी लैंग्वेज से सही नहीं लगा, उसके जेस्चर से सही नहीं लगा, तो वहां पे इमोशनल कनेक्ट नहीं हुआ, तो कभी वो शादी नहीं हो सकती। इसी तरह से सेफ के लिए आप लोग जाते हैं तो इमोशनल कनेक्ट होता है, उसी बात हो होती है। अब लड़की को अगर अच्छा लड़का लग गया, लड़के को अच्छी लड़की लग गई, तब उसकी होप उसमें बढ़ने लगती है कि हाँ ये सही है या नहीं। तो इमोशनल कनेक्ट हो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता, ये ह्यूमन बीइंग कर सकता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट स्टडी को नहीं सुपरसीड कर सकता, ये हमेशा आगे है। तीसरा पॉइंट, अब होप हो गई है कि उसकी होप क्या होती है कि लाइफ के उसके जो चैलेंजेस हैं उस चैलेंजेस से निकल सकता है। इमोशनल कनेक्ट हुआ, चैलेंजेस से निकलने का उसको होप हुआ, आपसे हुआ, सिस्टम से हुआ। अब यहाँ पे उसके बाद थर्ड लेवल है जब आप उसको मोटिवेट करते। सिंपल सी बात है, जैसे उसके अंदर होप जागृत होती है कि लगता है कि यार मैं कर्जे से बाहर आ सकता हूँ, लगता है कि मैं इस संघर्ष वाली जिंदगी से बाहर आ सकता हूँ, परंतु उसके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन मार्क चल रहा है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मेरे द्वारा हो सकता है। उस समय आपको ये कहना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, आप अपने लिए ये चाहते हैं, तो मेरी इंटायर टीम या हमारी एक्सपर्ट टीम आपके साथ मदद करेगी और आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकती है। मैं जानता हूं कि ये आप काम कर सकते हैं। यहाँ आप एक डायलॉग मार सकते हैं, भगवान हर बंदे की तकदीर बदल सकता है, परंतु बंदा खुद तैयार होगा तब। जिसको कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, उसको ये कहें कि हमारा ये प्लेटफॉर्म इतना तगड़ा है कि आपको हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है, परंतु जब आप तैयार हो तो। अंधे को रोड के पास तभी कराते हैं जब उसके हाथ में डंडा, वो डंडा मोटिवेट करता है, वो डंडा जब हाथ में रहता है तो अंधा कहीं भी जा सकने को तैयार होता है। तो मतलब ये आपको मोटिवेशन वाली बात उसको ये दिमाग से निकाल देना है कि वो तेरे को नहीं, हम करेंगे। राइट, ये 3 स्टेजेस हुई। अभी तक यहाँ पे एआई कुछ नहीं कर सकता, राइट। अब अगर वो मोटिवेट हो गया तो उसको आपको स्ट्रैटेजी बतानी होती है। स्ट्रैटेजी में आप उसको बेसिक बता दो, फर्स्ट टू बेसिक स्ट्रैटेजी में कैसे आप कॉन्टैक्ट करोगे, कैसे लिस्ट बनाओगे, वो इस सिस्टम के बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं वो आप बताते हो, विजन क्लियर करके। ये होती है स्ट्रैटेजी, ठीक है। इस पे संजय जी तो कहीं पूरे लेक्चर ले लेंगे। बेसिक लगाने का चलो आप मिलके करते हैं, लिस्ट बनाते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं और अपने हर जो इमोशनल ड्रीम है उसको पूरा करते हैं। तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अब स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्रिकेट मैच में स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है। धोनी क्यों सक्सेसफुल कैप्टन है? क्योंकि ही इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। लास्ट ओवर है उसको मालूम है फील्ड प्लेस कहाँ करनी है, बॉलिंग किसको देनी है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है कि राइट हैंडर बैट्समैन है, पिच कितनी टर्न ले रही है, बाउंसी है कि उसमें स्किप हो रही है, वो स्ट्रैटेजी होती है। कई बार होता है बाउंसर पटक करके उसको हुक के लिए प्रेरित करते हैं और वहाँ कैच कराते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी आप लोगों में क्या होती है कि आप लोगों में से कौन जाकर के प्लान करेगा, किस तरह से वर्कआउट करते हैं। डिफेंस में स्ट्रैटेजी होती है कि हमें टाइगर हिल में कैसे चढ़ना है, हमारे पास ये 200 लोग हैं, इनको किस तरह से रात के अंधेरे में चढ़ाना है। स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों के यहाँ की स्ट्रैटेजी होती है जो सीनियर्स वर्कआउट करके बताते हैं, आदमी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी जो सही तरीके से वर्कआउट कर देता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। स्ट्रैटेजी के आगे अगला फेज होता है गाइडेंस का। स्ट्रैटेजी आपने बता दी, उसने काम करा, गलतियां करी, फिर वो गलतियां जो हो रही है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो सीनियर फिर वहां पे उसको गाइड करता है। गाइडेंस समझ इसके ऊपर सर बताओ क्या करें। सिंपल सी बात है, तो बहुत बार आप लोगों को कहा है कि डेली कॉन्टेक्ट यूर अपलाइन अपने कोच या मेंटर। जब भी आप फील्ड में काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी इसलिए उस ट्रेनिंग सेशन में कहा जाता है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना है अपने अपलाइन से। आप उसको प्रॉब्लम बताइए, वो आपको गाइड करेगा। अगर वो आप खुद सॉल्व करने लग जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम में फंसना है। इसीलिए कि कहते हैं चूज द राइट पर्सन, कि आपका वो बंदा कौन है, आपके अपलाइन है, आपके मेंटर है, आपका कोच है, और उससे गाइडेंस लीजिए तो आपके हर स्टेज सक्सेस जाएगी।
गाइडेंस के बाद स्किल टैलेंट अगर उसमें है उसको नर्चर करना कि किस तरह से वो वर्कआउट कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, फील्ड क्या है, किस तरह से फील्ड में चैलेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पे कोई और तरीके का प्रॉब्लम नहीं आना। उसके बाद आता है डिसिप्लिन। जिस टीम में डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है वो टीम ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करना शुरू कर देती है। डिसिप्लिन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तो ऐसा टॉपिक है कि मैं इसके ऊपर 1 घंटा बोल सकता हूँ। सही बात। लेकिन डिसिप्लिन जब मेंटेन होता है, जैसे आज हमने ये इवेंट करा, इट वॉज वेरी डिसिप्लिन। सारी चीज़ सिस्टम से हुई, हर एक को मालूम था कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। एक दूसरे को मैं देख रहा था, यहाँ की जो कोर टीम थी वो वर्कआउट कर रही थी, अगर किसी से कुछ मिस हो रहा है तो दूसरा जाकर के उसको कवर कर रहा था। तो ये ऑल बिकम्स अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। तो सिस्टम के अंदर डिसिप्लिन जो होता है वो इन सब चीज़ों के ऊपर आ जाता है। मतलब थोड़ा सा बोलो, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब अलग है, क्योंकि वो जब रोड में बन रहा है कि इसका हमारा नेटवर्क बिल्ड होने के लिए, हमारा नेटवर्क बिल्ड तब होगा जब हम इस इमोशनल से लेके और स्किल एंड टैलेंट तक इसको हर रूल को फॉलो करेंगे और उसको फॉलो करने में अपना डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे कि नहीं कुछ भी हो जाए, ये जो पॉइंट बताए हैं इसको फॉलो करेंगे तो ही आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। यहाँ पे आपको ये सब फॉलो करना है, इसमें एक भी मिस नहीं करना। ये लास्ट क्या लिखा है? सिस्टम वर्क पीपल फेल। सिस्टम वर्क पीपल फेल। व्यक्ति फेल हो जाता, सिस्टम फेल नहीं। सिस्टम नहीं फेल। कई बार है अपलाइन नहीं होता, कई बार होता है डाउनलाइन नहीं होता, लेकिन स्टिल वो टीम वर्कआउट कर ले जाती है क्योंकि वो सिस्टम बन चुका है। और संजीव जी का एग्जाम्पल है, संजीव जी के अपलाइन तथास्तु हो गए थे, तो संजीव जी ने वहां से वर्कआउट करना शुरू किया। वर्कआउट किस तरह से करा? क्योंकि एक सिस्टम जो बना हुआ था उसको प्रोपोगेट करा उसी आधार पे, उसी स्टाइल पे। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, अब ड्यूसॉफ्ट 23 साल क्यों चलेंगे? क्योंकि ड्यूसॉफ्ट जो है एक सिस्टम बन चुका है कि ऐसे 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 ये पैरामीटर ऐसे इस तरह से होगा और उस सिस्टम को हम जुडिशियसली फॉलो करते चले आ रहे हैं। और उस फॉलो होने की वजह से ड्यूसॉफ्ट जो है कभी अगले वाला टॉपिक ही निकल हो जाता है कि ड्यूसॉफ्ट 23 साल क्यों चला। अगले सेशन में कभी उसको मिलेंगे तो ये क्योंकि कंटिन्यू वाला होता है कि ड्यूसॉफ्ट को 23 साल चला, ये टॉपिक बना देंगे। लेकिन व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज सिस्टम वर्क people may fail, but if you are working on the system it is going to go very far. मतलब जो वीडियो सब छोड़ के जा रहे हैं तो उसको आकलन करके आप ये कहते हैं कि वीडियो सब फेल हो गया ना। सिस्टम कभी फेल नहीं होता है। जैसे मैंने आपको गाय का उदाहरण दिया था, दूध, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो दूध बाहर आएगा। तो वीडियो सब के वर्क हमारे सिस्टम को फॉलो करेंगे। डिफेंस का एक सिस्टम बना हुआ है, उसका मैकेनिज्म है। जनरल्स, मेजर जनरल्स हटते रहते हैं, एडमिरल्स हटते रहते हैं, सिस्टम एक बना हुआ है, वो चल रहा है। उसमें कुछ लोग बदमाशी कर जाते हैं कि उन्होंने किकबैक ले लिया या कुछ ऐसा गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन सिस्टम जो है वो चलता रहता है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रोड मैप है। बेसिकली ये आने वाले टाइम में आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, मैं आपको ये स्लाइड ही दे दूँगा, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। फॉरगेटिंग कब है, क्यों होता है। मेरी अभी आज की जो बातें हैं इसमें से 60वें दिन आपको 2% 3% याद होंगी, बाकी आप भूल चुके होंगे। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये मैं आपको और बता देना चाह रहा हूँ कि ड्यूसॉफ्ट ने क्या करा है। उस टाइम ऑडियंस और बैठे हुए थे, अभी मैं इसको एक बार एलॉबरेट कर देता हूँ। 3 तरह की पढ़ाई कर रहे हैं। 2013 में आपने देखा था हम स्किल के ऊपर फोकस कर रहे थे। जो हम स्किल के ऊपर फोकस कर रहे थे उसमें हम किस पैरामीटर के ऊपर वर्क कर रहे थे जो 20 साल से लेकर के 60 साल के बीच में था। अभी जो आपने ई टेस्टिंग सेक्शन देखे हैं, ई टेस्टिंग सेक्शन किस में आता है? एक्स्ट्रा करिकुलर में। और आज जो मैंने आपको 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी का कोर्स और कंटेंट को दिखाया है वो आता है करिकुलर में। हम
इस चीज़ के ऊपर मेनली फोकस करते हैं और इसी के लिए ही बात करते हैं। लेकिन आप लोगों को पावर देने के लिए हम लोगों ने ये और ये नए इन्वेंट करे हैं जो कंटिन्यूस प्रोसेस रहा है हमारे लोगों में। इस वाले सेक्शन में एडवांटेज कहाँ पे आता है, मैं आपको इसका एडवांटेज बता दूँ। हमारे यहाँ जो सेक्शन दिया हुआ है उसमें आप लोग देखते हैं कि MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने का बचपन से एडवांटेज क्या होता है कि बच्चा जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है या वो वर्कआउट कर रहा होता है, ज्यादातर एनडीए तुमने दिया ना, नेगेटिव मार्किंग होती है ना, एनडीए इसने दिया नेगेटिव मार्किंग होती है। पढ़ते सारे बच्चे हैं लेकिन क्वालिफाई कम कर पाते हैं। कई बार कम पढ़ा वाला बच्चा जो है वो क्वालिफाई कर जाता है, ज्यादा पढ़ा वाला क्वालिफाई नहीं कर पाता। ये एक स्किल, टू आंसर द क्वेश्चन इज द स्किल। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि द क्वालिटी टू एलिमिनेट और स्किप अ क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी स्किल है जो बच्चों को नहीं आती है। चाहे वो मैथ्स ओलंपियाड दे रहे हो, चाहे साइंस ओलंपियाड दे रहे हो, किसी तरह का MCQ या कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन दे रहे हो, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने ये चीज ऐसी बनाई है कि हमारा जो कंटेंट आज की डेट में अपडेटेड है, 40,000 क्वेश्चन हमारे एक्स्ट्रा करिकुलम में है और 40,000 हमारे करिकुलम में, तो 80,000 क्वेश्चन करके डेटाबेस है। और इस इंडस्ट्री में 80,000 क्वेश्चन के साथ शायद कोई कंपनी हो जिसने इसके ऊपर इतना वर्कआउट करा। और ये बेसिकली हमने करा है कि बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके अंदर ये एक स्किल इनकलकेट हो कि मैं जब क्वेश्चन के लिए बैठूं तो मुझे किस स्टाइल से उसको आंसर करना है, किसको छोड़ना है और किसको करना है। क्योंकि पढ़ते सब हैं, क्वालिफाई कम करते हैं, क्योंकि आप एक नंबर के ऊपर 10-10 बच्चों को देखेंगे। मान लीजिए 100 नंबर का पेपर हुआ, एक बच्चे के 49 है, एक के 50 है। अब जो 49 वाला है वो कहेगा मेरा एक नंबर से रह गया, लेकिन उस एक नंबर पे कम से कम 10 बच्चे होंगे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। एक नंबर के लिए कभी फाइट होती है आज की डेट में। और चाहे आप IAS का प्री दे रहे हो, चाहे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का दे रहे हो, या किसी भी स्टेट का बैंकिंग एग्जामिनेशन, आप किसी भी सेगमेंट में वर्कआउट कर रहे हो, ये जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप करा है, ये MCQ वाला, मॉक टेस्ट वाला, ये आज की डेट में अनपैरेलल है। और हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड हम इसको एक दूसरे फॉर्म में लाएं जहां पर इसके सर्टेन क्वेश्चंस को जो हम डेटाबेस से निकालेंगे या AI के थ्रू हम उसको वर्कआउट करेंगे, उसके लिए चार्जेस भी लगा सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो भी कंपनीज हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्कआउट करा है वो उनके चार्जेस लेते हैं। और ये अभी हमने हर सॉफ्टवेयर के लिए, हालांकि वो किट के लिए पे करता है, लेकिन उसके साथ ये सारी चीज फ्री मिल रही है जो आप अपने प्रोडक्ट को समझेंगे तभी सामने वाले को वैल्यू करा सकेंगे। और आपके प्रोडक्ट के साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो स्किल का हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, उसकी जो ये ट्रेनिंग्स, लाइव ट्रेनिंग्स होती है और जो फील्ड में एक्सपीरियंस होते हैं वो अनपैरेलल है। वो अनपैरेलल है। OJT, ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं MBA करने के बाद। तो OJT के लिए जो बच्चे जाते हैं उनके लिए वही कॉन्सेप्ट है जो आज आप किसी को ज्वाइन कराते हैं और उसके ऊपर उसको हेल्प आउट करते हैं कि वो अपनी फील्ड में पारंगत हो जाए। तो हम लगातार अपने प्रोडक्ट के ऊपर वर्कआउट करते आ रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को समझना। मेरे पास अगर और टाइम होता तो मैं आप लोगों को अपने प्रोडक्ट की गहराई और बता सकता था, लेकिन सारी चीज एक दिन में बता दूंगा तो फिर अगली बार आप मेरे को सुनोगे नहीं, है ना। तो अगली बार सुनने के लिए, अगली बार के लिए हम कई चीजें रखेंगे। और वो आपके आज इस सेशन से आपकी इस यूसॉफ्ट जर्नी में 2-4% का इजाफा होगा और आप बेटर यूसॉफ्टियन, बेटर एंटरप्रेन्योर बनकर के निकलेंगे। राइट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। उन्होंने एक कॉल के ऊपर यहाँ पे आके इट वॉज हिज लव एंड सपोर्ट फॉर द टीम एंड आई होप टू सी यू ऑल ब्राइट एंड शाइनिंग, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, चमकते हुए यूसॉफ्टियन की तरह हमारी मुलाकात हो। डेफिनेटली हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे।